In this lecture, we are going to discuss two tools which is very important for the UPSC prelims examination perspective. In the previous lecture, we have discussed the various distractor which is used by the UPSC examiner in order to frame the question. Dear aspirants, in this lecture, tool 1 and tool 4 I am going to discuss with you all. Tool 1. What is tool 1? UPSC uses codes of assertiveness. As I discussed in the lecture 1, that assertiveness, that is one of the distractor used by the UPSC examiner. Now, how you will find, कैसे आपको पता चलेगा UPSC ने assertiveness को यूज किया है और उसको देखकर आप कैसे डिकोड करेंगे ताकि you will get the right answer, right? Okay. UPSC uses code of assertiveness to insist you, all right? They use the words such as, क्या क्या words यूज करते हैं, जैसे कि आपको must भी देखने को मिलेगा, only, mostly, extreme, stupidly, compulsorily, drastically, very, permanently, entire, whole, completely, any, suddenly, and many words. और भी इस तरह के कई सारे शब्द आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे. इट मेक्स द स्टेटमेंट ऑप्शंस ओपन एंड क्लोज. इससे क्या बनता है, स्टेटमेंट जो होता है वो असर्टिव हो जाता है, या तो वो ओपन हो जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा. ये आपको फाइंड आउट करना है. दीज वर्ड्स यदि आपने फाइंड आउट कर लिया किसी स्टेटमेंट में, ये वर्ड्स आपको देखने को मिले. अब क्या करना है, फाइंड आउट करने के बाद क्या अधिकतर जो एस्पायरेंट्स गलती करते हैं वो क्या करते हैं, आप उनको लगा कि असर्टिव वर्ड है, चलो गलत कर देते हैं. नहीं, अब आपको फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, यूपीएससी के एग्जामिनर भी वो भी स्मार्ट होते हैं. पहले कई तरह के ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिलता था कि जहां पर आपको असर्टिव वर्ड्स देखने को मिले, आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, आंसर मिल गया. लेकिन अब ऐसा नहीं है. तो क्या है इसमें, क्या आपको ध्यान पे रखना है, व्हाट यू शुड कीप इन योर माइंड whenever you see any assertive words in any statement, find out that words and after that read that statements very carefully and then derive करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या इस assertive words से इसमें पॉजिटिविटी बन रहा है इस स्टेटमेंट में, और इस स्टेटमेंट में कुछ नेगेटिविटी आपको दिख रही है. यदि उस स्टेटमेंट में आपको पॉजिटिविटी सा दिख रहा है, जैसे कि आपको रोज सुबह उठना ही चाहिए, इसमें क्या बुराई है, You should wake up early every day. You must wake up early every day. इसमें क्या बुराई है, ये तो पॉजिटिव वर्ड्स है. दिस इज पॉजिटिव असर्टिवनेस. और कहीं पर यदि आपको पॉजिटिव असर्टिवनेस दिखेगा, इट मीन्स दैट इज द राइट स्टेटमेंट. प्लीज कीप इन माइंड, वो क्या होगा, राइट स्टेटमेंट होगा. और यदि किसी स्टेटमेंट में आपने असर्टिव वर्ड फाइंड आउट किया है और आपको लगता है उस असर्टिव वर्ड्स के कारण ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव बन गया है, इसका जो आउटपुट आ रहा है, इसमें जो सेंस डेवलप होके आ रहा है, डिराइव होके आ रहा है, दैट गिव्स सम नेगेटिव सेंस, इट मींस दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. दो चीजें मैंने बताया आपको, मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ. आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें आपको ये शब्द वर्ड दिखे, या फिर कुछ और वर्ड्स हो सकता है आपको दिख सकते हो, जिसमें हो सकता है आपको ये लगे ये जो असर्टिव वर्ड है इसको पॉजिटिव सेंस में डिराइव कर रहा है या फिर नेगेटिव सेंस में डिराइव कर रहा है. यदि पॉजिटिव सेंस में डिराइव कर रहा है, इफ दैट पार्टिकुलर वर्ड्स ऑफ असर्टिवनेस दैट डिराइव्स द मीनिंग ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम दैट पार्टिकुलर स्टेटमेंट, इट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट. ऑलराइट. एंड यदि उस स्टेटमेंट से वो जो असर्टिव वर्ड है वो नेगेटिव मीनिंग डिराइव करके ले आ रहा है, इट मीन्स दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है. ऑलराइट, ये आपने समझ लिया. अब क्या करना है साथियों, इट इज मोस्टली रॉन्ग स्टेटमेंट, मैंने बताया आपको. नाउ एदर यू विल गेट करेक्ट ऑप्शन और टू ऑप्शंस लेफ्ट इन सच केस. अब जैसे कि आपने यदि वहीं पर डिराइव कर लिया, यदि इलिमिनेट आपने कर लिया, नेगेटिव वर्ड्स दे रहा है, तो हो सकता है डायरेक्ट आंसर आ जाए, जैसा कि 2023 से पहले वाले प्रीलिम्स में देखने को मिलता था. 2023 के भी प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन में से देखने को मिला है. कुछ क्वेश्चंस में ऐसा क्या होता है कि आप डायरेक्ट फिर आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, 50-50 तक का मामला हो जाएगा. वहां पर क्या करना है, दूसरे टूल्स फिर लागू होते हैं. जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में केवल एक ही टूल से आपका वो जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है वो डिकोड हो जाए. नहीं, एक क्वेश्चन में 2 से 3 टूल्स का क्या होता है, एप्लीकेशन होता है. जैसे जैसे मैं आपको टूल्स सारा बताता चला जाऊंगा, वैसे वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जाएगी. ऑलराइट. ये पहला टूल्स आपने समझ लिया, ये वर्ड्स होंगे,
पॉजिटिविटी दिखेगा आप उसको सही स्टेटमेंट मानकर आगे बढ़ेंगे, नेगेटिविटी दिखेगा आप उसको यानी कि गलत स्टेटमेंट देखकर आगे बढ़ेंगे। ये पहला बात आपने सीख लिया। ओके, नाउ अब क्या होता है साथियों, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि पॉलिटी में एंड इकोनॉमी में। इस दोनों में समटाइम्स इट इज ट्रू बिकॉज बोथ हैज द स्कोप ऑफ असर्टिवनेस ऑफ ए स्टेटमेंट। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे और वो पॉलिटी का क्वेश्चन दिखे या फिर इकोनॉमी का क्वेश्चन दिखे, ऐसे में क्या होता है वहां पर असर्टिवनेस कई बार यानी समटाइम्स, हर बार तो नहीं, रेयरली कभी कभी सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है? क्योंकि पॉलिटी में एंड इकोनॉमी में असर्टिवनेस का एक स्कोप होता है, वो रखते हैं। जैसे टैक्स देना ही पड़ेगा, ये भी क्या असर्टिवनेस है, यू हैव टू पे द टैक्स फॉर सर्टेन गुड्स, इट मीन्स दैट इज ऑल्सो क्या है पॉजिटिव, वो असर्टिवनेस है। बट वो क्या इकोनॉमी में असर्टिवनेस का स्कोप होता है। ऐसे पॉलिटी में किसी ने क्राइम किया उसको पनिशमेंट मिलेगा, देना ही पड़ेगा, ये क्या हो गया असर्टिव हो गया, राइट। लेकिन अब देखिए इससे आउटपुट क्या आ रहा है, टैक्स देना ही पड़ेगा। किसी ने कोई चीज कंज्यूम किया, इफ एनीबॉडी हैज कंज्यूम्ड एनीथिंग and for that consumption if he or she has to give the tax, what is the negativity in that? That is the positive statement, that is the positive assertiveness, all right। same polity के केस में किसी ने कुछ क्राइम किया उसके लिए उसको पनिशमेंट मिला, that is also what, that is also the positive assertiveness, इसलिए वो सही हो जाता है जो चीज मैंने अभी अभी आपको बताया है। ओके, ये आपने टूल्स 1 को ठीक से यहां से साथियों समझ लिया। अब चलिए इसी के साथ मैं आपको टूल्स 2 भी समझाता हूं। अब इसमें देखेंगे टूल्स 4 इसका नाम है, टूल्स 2 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद ये समझने में आपको इजी हो जाएगा। देखिए टूल 4 क्या कहता है इसमें, यूपीएससी फ्रेम्स द स्टेटमेंट कंटेक्स्ट थीम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। चलिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो फॉर्मेशन करता है यूपीएससी बनाता है उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। ओके, एक होता है टाइप 1 आपको जनरल स्टेटमेंट कंटेक्स्ट थीम, इन जनरल होता है स्टेटमेंट, उसमें कुछ भी तरीके का आपको पॉजिटिव नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगा, वो इन जनरल स्टेटमेंट होता है। जैसे आरबीआई के बारे में पूछ लिया गया, ये क्या है इन जनरल स्टेटमेंट है, ऑलराइट। बजट के बारे में आपसे पूछ लिया गया, ये क्या है इन जनरल स्टेटमेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी, पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स, आरबीआई, इंडियन मॉनसून, ये क्या है साथियों जनरल स्टेटमेंट है। जनरल मैं अभी बताऊंगा आगे कि ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं। टाइप 2 क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसमें कंटेक्स्ट हो सकता है, पॉजिटिव कंटेक्स्ट में पूछ सकता है, पॉजिटिव थीम हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूपीएससी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आपको कभी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको समझ जाना है ये क्वेश्चन जो है पॉजिटिव कंटेक्स्ट में पूछा गया है, ये जो टॉपिक है ये पॉजिटिव थीम है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या इसको नेगेटिवली आप देख सकते हैं भारत में, क्या इसको आप नेगेटिवली देख सकते हैं? कैन यू अप्लाई एनी क्वेश्चन एज एन एग्जामिनर इन द नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ओके, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पॉजिटिव हो गया। बेस्ट प्रैक्टिसेज कई तरह के होते हैं, विजयनगर एम्पायर हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिजिटलाइजेशन, फ्रीडम फाइटर, टेक्नोलॉजी, ये सब साथियों क्या होते हैं पॉजिटिव कंटेक्स्ट में पूछे जाते हैं क्योंकि ये खुद में क्या है एक पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में यदि इनसे जुड़ा हुआ कुछ मामला पूछा गया है, अब आप स्टेटमेंट को देखेंगे, व्हेन यू रीड द स्टेटमेंट फाइंड आउट कौन सा स्टेटमेंट आपको पॉजिटिविटी का सेंस दे रहा है। If any statement gives you the negativity sense, it means that statement is wrong statement। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि आपको क्वेश्चन पूछा गया पॉजिटिव कंटेक्स्ट में तो अब आपको ऑप्शन में भी ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव फील दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो पॉजिटिव का क्या ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढना है, नेगेटिव का क्या ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढना है, ऑलराइट। और इन जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, वो भी साथियों क्या होता है इन जनरल होता है, यानी कि वहां पर उससे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो वहां आपको पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या ढूंढना है, कंसेप्चुअली कौन सा स्टेटमेंट आपको मीनिंग दे रहा है। ऑलराइट, क्लियर हो गया। तीसरा है नेगेटिव स्टेटमेंट कंटेक्स्ट थीम। फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉल्यूशन है, कंसर्न ड्यू टू पॉल्यूटेंट है, पैट्रियार्की, कास्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ब्यूरोक्रेसी,
अब यूपीएससी पता नहीं क्यों ब्यूरोक्रेसी को नेगेटिव में मानकर चलती है। आप पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जहां जहां यूपीएससी ने ब्यूरोक्रेसी वर्ड्स को यूज किया है, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड किसी स्टेटमेंट को डाला है, वो कहीं ना कहीं यूपीएससी ने उसको गलत मान लिया है। क्यों? हो सकता है यूपीएससी ब्यूरोक्रेसी को नेगेटिव में मानकर चल रही हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में कई तरह के रेटिविज्म को देखा जाता है, करप्शन को देखा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, लाइसेंसी राज को देखा जाता है, ब्लैक मनी, ओल्ड टेक्नोलॉजी, हॉस्टाइल कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, इसको नेगेटिविटी में देखा जाता है। तो जब भी इनसे रिलेटेड आपको थीम क्वेश्चन में देखने को मिले तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में भी नेगेटिव का क्या ढूंढना है, नेगेटिव ढूंढना है। यदि कोई पॉल्यूशन है, कोई पॉल्यूटेंट है और ऑप्शन में कुछ बढ़िया उसका फायदा दिखा रहा है, तो फायदा कैसे होगा? पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन नुकसान ही पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न होंगे, तभी तो क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो आपको नेगेटिव का नेगेटिव ढूंढना है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ढूंढना है, न्यूट्रल जहां पर है वहां पर कंसेप्चुअल पार्ट को ढूंढना है। यदि आपने इसको ढूंढने का, यदि आपने आर्ट्स डेवलप कर लिया अपने अंदर, यदि इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट द पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, कंसेप्चुअल स्टेटमेंट, देन माय डियर बिलीव मी यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन द प्रीलिम्स। ओके, ये एक टूल्स था जो मैंने बताया। अब आपको क्या करना है, टूल नंबर 4 जो मैंने अभी बताया है, और टूल नंबर 1 जो मैंने अभी इससे पहले मैंने बताया आपको कि असर्टिवनेस जो होता है उसमें पॉजिटिव असर्टिवनेस, नेगेटिव असर्टिवनेस, इसको कैसे ढूंढना है, और पॉजिटिव असर्टिवनेस कैसे सही होता है, नेगेटिव असर्टिवनेस कैसे गलत होता है, वो भी आपको इस कंटेक्स्ट में ढूंढना है। यदि आपको नेगेटिव में नेगेटिव वाला दिख गया, पॉजिटिव पॉजिटिव दिख गया, तो सीधा आप आंसर वहां से डिराइव कर लेंगे। ओके, चलिए अब साथियों मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 66 आप देख रहे होंगे, 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया है, सेट सी का ये क्वेश्चन है। यदि आपके पास हो तो आप भी देख सकते हैं। सेट सी, विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स आपके साथ हैं। अब क्या पूछा गया, थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, पहला बात ये एक पॉजिटिव कंटेक्स्ट में ही होगा। अब नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, ये क्या है साथियों, असर्टिवनेस है, और ये असर्टिवनेस जो है कोई भी सी वाटर यूज नहीं करता है। ये पॉजिटिव कंटेक्स्ट को नेगेटिव बना दिया, यानी कि आप सी वाटर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो सी वाटर क्या वेस्टेज है? भारत सरकार प्रयास कर रही है कि ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए तो सी वाटर को यूज किया जाए, ताकि हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ज़्यादा मिसयूज ना हो, जो हमारा रिवर का पानी है वो पॉल्यूटेड ना हो। तो सी वाटर को क्यों ना यूज करें? तो अब इसमें कह रहा है कि कोई सी वाटर यूज नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट को नेगेटिव बनाया, ये असर्टिवनेस ने, ये नेगेटिव असर्टिवनेस है, देयरफॉर इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, दूसरा है नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट, ये भी क्या कर रहा है, वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट में कोई सेटअप नहीं है, ये भी इसको क्या कर रहा है, नेगेटिव असर्टिवनेस का सेंस दे रहा है। तीसरा नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, ये भी इसको क्या कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन। आपको याद होगा 1992 से एलपीजी रिफॉर्म आया भारत में। अब इस एलपीजी रिफॉर्म में यदि एक भी इंडस्ट्री को आप प्राइवेटाइज नहीं करेंगे तो ये कहां से सही है, बिल्कुल सही नहीं है। तो इस आधार पर साथियों तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा और आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। कौन करेक्ट, एक भी सही नहीं है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये 2023 के प्रीलिम्स से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इसमें कोई मैंने नॉलेज का उतना यूज नहीं किया है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है और उसका पॉजिटिव कंटेक्स्ट क्या है, नेगेटिव कंटेक्स्ट क्या है, ये तो बेसिक आपने एनसीईआरटी में जरूर पढ़ा होगा या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ा होगा उसमें जरूर पढ़ा होगा। उतनी ही नॉलेज की आवश्यकता है, उसके बाद जो आपका काम है वो स्किल का काम है, वो टूल्स काम करेगा आपके लिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 अगेन सेट सी ऑफ 2023 प्रीलिम्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट आपके पास हैं, which of the statements given above is are correct, करेक्ट पूछा जा रहा है। यहाँ भी ध्यान रखना है, कई यहाँ पर इनकरेक्ट कई बार लिखा रहता है, बच्चे करेक्ट पढ़ के रॉन्ग करके आ जाते हैं। दो स्टेटमेंट है, पहला कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। इसमें क्या बुराई है, इन जनरल स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है ये, इसमें कुछ आपको असर्टिवनेस नहीं है। ये क्या कर रहा है आपको, नॉर्मल स्टेटमेंट, यानी कि नॉर्मल स्टेटमेंट का फील दे रहा है, सेंस दे रहा है। इट मीन्स दैट दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ओके, दूसरा क्या है, कार्बन फाइबर वंस यूज्ड एक बार यूज हो गया, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कार्बन फाइबर को ये नेगेटिव सेंस में देख रहा है
यानी कि नेगेटिव असर्टिवनेस डिराइव हो रहा है, और नेगेटिव असर्टिवनेस यदि डिराइव हो गया इट मींस दैट दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो कितने सही हो गए? ए सही हो गए। देखिए कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं साथियों। इस तरह के कई क्वेश्चंस में अभी आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। आगे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, अगेन सेट सी ऑफ यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स। अब इस बार क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। कई बच्चे घबरा गए। इस बार जो प्रीलिम्स देने वाले होंगे आप लोग भी घबराए होंगे कि सर इस तरह का कई तरह के क्वेश्चंस आए हैं, इसको कितना भी बनाए फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सही बना के आए कि नहीं आए। इसमें साथियों मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इसमें दो तरीके की चीजें होती है। एक तो होता है कंसेप्ट बेस्ड, एक होगा कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट होंगे, एक होगा फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट। दो ही चीज होगा, फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट। अब कंसेप्ट में यदि फैक्ट मिल गया तो वो कंसेप्ट यदि फैक्ट बना तो वो भी क्या हो गया? फैक्ट ही हो गया। ये भी ध्यान रखना है आपको। कंसेप्ट है और इसमें कोई फैक्ट नहीं है तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जनरली टू टाइप ऑफ स्टेटमेंट होंगे इसमें, या तो कंसेप्ट बेस्ड होगा या फिर फैक्ट बेस्ड होगा। क्लियर है आप सबों को? ओके, अब ये दो टाइप्स के जब हो गए, अब इसमें देखते हैं। अब ये यदि फाइंड आउट आपने कर लिया कि कंसेप्ट बेस्ड है तो साथियों इसमें क्या होगा? कंसेप्ट बेस्ड का जनरली आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा, कंसेप्ट बेस्ड का। और यदि फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है दोनों में, इसका आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, एक दो में ऐसा एक्सेप्शन देखने को मिलता है। मान लीजिए 12-13 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं, एक दो जगह यदि एक्सेप्शन देखने को मिला तो उस एक्सेप्शन को आप डिनाई कर सकते हैं। जनरली ये देखने को ऐसा मिलता है। यदि आपने इसको फाइंड आउट कर लिया तो कितना बढ़िया प्रॉफिट आपका हो सकता है प्रीलिम्स में, इसी को ध्यान में रखना है। ओके, तो पहला है आपको कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अब ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है, किस चीज से रिलेटेड है? कार्बन मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अब साथियों, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अब आप मुझे बताएं ये कंसेप्ट बेस्ड है या फिर फैक्ट बेस्ड है? आप आसानी से बता सकते हैं कि सर इसमें फैक्ट नहीं है, ये कंसेप्ट बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड स्टेटमेंट है। अब जैसे ही कंसेप्ट बेस्ड स्टेटमेंट आपने फाइंड आउट कर लिया, आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा, सी डी से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऑलराइट, अब आ जाते हैं इसमें। पहला है कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इसमें फिर से क्या है? मोस्ट है यूज किया हुआ। अब बोलेंगे सर अभी अभी आपने बताया ये असर्टिवनेस है, बिल्कुल है, लेकिन ये असर्टिवनेस बताइए स्टूडेंट्स क्या है? इसको पॉजिटिव बना रहा है या नेगेटिव बना रहा है? नेगेटिव बना रहा है। इसको साथियों ये पॉजिटिव बना रहा है। इट मींस दैट दिस इज राइट स्टेटमेंट। ऑलराइट, सेकंड क्या है? कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन क्या क्लाइमेट चेंज और ये प्राइवेट टू स्टेट ये दोनों कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इस दोनों में सही तो यहाँ भी करेक्ट है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। बस यही पूछ रहा है आपसे एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। तो ये क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर तो स्टेट की बात कर रहा है, तो क्लाइमेट चेंज का तो कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। तो दूसरा आपको इसको सही से डिफाइन नहीं करता है, तो बी आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। कितना इजी था ये क्वेश्चन। अब इसको यदि आप सोचेंगे कि मैं पूरा पढ़ लूं और एकदम पूरा पढ़ने के बाद ही सॉल्व करूंगी या करूंगा तभी जाकर मैं बनाऊंगा इसको, तो फिर क्या हो जाएगा? आप गलत करके आ जाएंगे, या फिर एग्जामिनेशन में अपना टाइम खराब करेंगे, या फिर बेमतलब का इतना कंटेंट आप पढ़ के जाएंगे जिसका कोई जरूरी ही नहीं है। तो साथियों ये हेल्प करता है टूल्स आपको प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है आपके पास। अब देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब मुझे बताइए ये स्टेटमेंट बेस्ड ये जो स्टेटमेंट है ये कंसेप्ट बेस्ड है या फैक्ट बेस्ड है? तो आप आसानी से मुझे कह सकते हैं कि सर नॉट फाउंड इन इंडिया ये सब पूछ रहा है, ये तो फैक्ट बेस्ड मुझे लग रहा है। बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है। तो मैंने क्या टूल्स बताया था, जब भी फैक्ट बेस्ड हो जाए तो ए और बी से आपको क्या कर लेना है? मुक्ति पा लेना है। सी और डी में से कुछ आंसर होगा आपका। 50-50 पे अब आप आ गए आसानी से। अब मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, देखते हैं, पता नहीं। Marsupials can thrive only in montane grasslands with no predators.
अब ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन्स ग्रासलैंड्स विथ नो प्रेडेटर्स। दो एसर्टिवनेस है इसमें, और दोनों एसर्टिवनेस मिलाकर इसको क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। यानी कि ये केवल माउंटेन ग्रासलैंड्स में पाया जाएगा और इसके कोई प्रेडेटर्स नहीं होंगे। इसका मतलब, इसका क्या ही मतलब है फिर, ये क्या हो गया, इसको नेगेटिव एसर्टिवनेस में बना रहा है। इट मींस दैट दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड यदि आपका स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग निकल गया तो आसानी से आपका आंसर सी निकल के आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए इजीली टूल्स के हेल्प से, केवल दो ही टूल्स के हेल्प से। यदि ये टूल आपने एग्जामिनेशन में अप्लाई किया होगा, 8 नंबर आ गए आपके पास। लेकिन और अंक मुझे आपको देना है, और मार्क्स अभी आपको देने हैं। चलिए और मार्क्स लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सेट सी का। इसमें क्या है दोस्तों, पहला है 1 2 3, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट। कितने इसमें से क्या है, करेक्ट है। अब देखते हैं, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। ओके, झेलम रिवर, इसको देखते हैं, अभी नोटिस करूंगा। इसमें असर्टिवनेस जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये क्या है, पीवाईक्यू है। मैंने बताया आपको पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी। आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने बताया था एजम्पशंस, कि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा होगा और आपने पीवाईक्यू का ठीक से एनालिसिस किया होगा और कंटेम्पररी अफेयर्स का आपको एटलीस्ट नॉलेज होगा। ओके, तो पीवाईक्यू जिसने थोड़ा सा भी ढंग से किया होगा तो वो झेलम रिवर के बारे में जरूर पढ़ा होगा, कई बार प्रीलिम्स में पूछ चुका है। वुलर लेक के बारे में उससे पता होगा। ओके, दूसरा क्या है, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। डायरेक्टली फीड्स, डायरेक्टली क्या कर रहा है, असर्टिवनेस है, असर्टिवनेस, असर्टिवनेस। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। अब ये पूरा रिवर, कृष्णा रिवर इतनी बड़ी नदी डायरेक्टली जाकर फीड कर रहा है आपको कोलेरू लेक्स में। अब ये असर्टिवनेस है, हो सकता है कोलेरू लेक में कुछ और भी चीजें फीड कर रही हो सकता है कोई छोटा सा स्ट्रीम आके फीड कर रहा हो और ये आंसर गलत हो जाए आपका। ये असर्टिवनेस क्या कर रहा है, इसको नेगेटिव बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। दिस मींस दैट दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब क्या हो गया, कितने करेक्ट हैं, तो ऑल 3 तो होगा नहीं अब। ओके, अब मामला फंसा ए, बी और डी में। अब यदि आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है तो आपको पता है झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, आसानी से आप कह सकते हैं। दूसरा, यदि आपने पीवाईक्यू किया है तो मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कांवर लेक। कांवर लेक ये आप जानते हैं, इसके बारे में भी आप आसानी से कह सकते हैं। 1 और 3 जो है सही स्टेटमेंट है, तो बी आपका सही उत्तर होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। देखा आपने टूल्स का कितना यूज होता है। इस यहाँ पर टूल्स ने आपको क्या हेल्प किया, एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने में हेल्प किया। 2 स्टेटमेंट अब किस पे बेस्ड है, पीवाईक्यू पे बेस्ड है। और जो भी स्टेटमेंट पीवाईक्यू पे बेस्ड होगा वहां पर यूपीएससी जनरली आपको क्लू नहीं देगा, क्योंकि वो तो उम्मीद करके चल रहा है कि आपने पीवाईक्यू को ठीक से पढ़ा है। वो उम्मीद करके चल रहा है, दे हैव द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू दैट यू हैव स्टडीड द पीवाईक्यू वेरी गुड, you have studied the NCERT very well, at least you have the knowledge of the contemporary affairs, they have the expectations from you, right? Therefore generally they don't give any clue in the statement which is based on the PYQ and NCERT, right? They gave the clue in such statement in which they want to give कृष्णा कोलेरू लेक के बारे में। वो पीवाईक्यू नहीं पूछ रखे थे उतना, तो आपको वहां पर क्या कर दिया गया, क्लू दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2021, क्वेश्चन नंबर 8 2021 के प्रीलिम्स से आपके पास है। यहाँ आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विच वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2000। 3 स्टेटमेंट हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें देख सकते हैं, अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वाज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड। हो सकता है, पता नहीं, चलिए आगे देखते हैं। द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय फॉर्मूला 1 प्लेयर्स सो फार। मोस्टली बाय, सो फार क्या बना रहा है, इसको नेगेटिव असर्टिवनेस बना रहा है। यानी कि इसी ने हर बार जीता है फॉर्मूला 1 प्लेयर्स ने, बाकी ने क्या किया। दूसरा, असर्टिवनेस एकदम जोर देके कहना चाह रहा है, दे वांट टू फोर्स यू, यू शुड कन्विंस बाय द स्टेटमेंट ऑफ द यूपीएससी, राइट? कन्विंस नहीं होना है, इसके जाल में नहीं फंसना है, गलत स्टेटमेंट। तीसरा, रॉजर फेडरर रिसीव दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। पता नहीं, आई डोंट नो, ये आपसे यूपीएससी पूछना ही नहीं चाह रहा है, ये पूछना ही नहीं चाह रहा है इसके बारे में। यदि दूसरा आपने एलिमिनेट कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया सी,
यूपीएससी जनरली आपसे पूछना ही नहीं चाह रहा है कि आप रॉजर फेडरर रिसीव्ड हुआ, उसने रिसीव्ड किया कितने टाइम्स की नहीं किया, अमेरिकन गोल्फर टाइगर अवार्ड्स के बारे में आपको पता है कि नहीं है। यूपीएससी डोंट बॉदर। यदि आपने एलिमिनेट किया इस टूल से तो आसानी से आपको आंसर आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में कंसर्न क्या है? कंसर्न, अब कंसर्न जो होगा तो जाहिर सी बात है नेगेटिव कंसर्न होगा। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स का हो सकता है कोई ना कोई पॉल्यूशन हो, पॉल्यूटेंट जो है नेचर को नुकसान पहुंचा रहा हो, हार्म पहुंचा रहा हो। दिस इज द कंसर्न। इफ देयर इज एनी कंसर्न इट मीन्स दैट देयर इज सम नेगेटिविटी। ऑलराइट, अब देखते हैं। दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। दे मे रिलीज, ठीक है, देखते हैं। दूसरा, the copper slag can cause the leaching of some heavy metals into environment। तो copper slag can cause कर सकता है, ठीक है। they may release sulfur dioxide as pollutant, ये भी हो सकता है। अब they may release lethal quantities of carbon monoxide into, अब lethal यानी कि एकदम जानलेवा, तो इसके लिए क्या होगा? नॉर्मल कंसर्न तो नहीं होगा, इसके लिए हैवी कंसर्न होगा। तो साथियों एक को आप नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट रिलीज कर सकता है, इसको लेके कंसर्न नहीं होगा, उसको बंद करा दिया जाएगा। लेकिन कैन काउज लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट, कैन काउज हो सकता है, इस पे काम किया जा सकता है। दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पॉल्यूटेंट, ये मे कर सकता है, यानी कि दूसरा और तीसरा को आप सही उत्तर मान के इसमें चलेंगे। ऑलराइट, यदि एक को आपने एलिमिनेट किया तो भी आपके पास आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये आपको एलिमिनेशन का काम होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट आपके पास हैं एंड इसमें से करेक्ट आपको चुनना है। पहला है व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच पर्सन बिकॉज इट बिकम्स ए मैटर ऑफ हिज राइट। अब देखिए पैरोल आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चलते हैं। मैक्स आउट ए सफिशिएंट, एकदम असर्टिवनेस बना रहा है इसको क्या कैन नॉट डिनाइड, ये क्या कर रहा है? जुडिशरी, फिर जुडिशरी भी डिनाई नहीं कर सकती, फिर जुडिशरी का मतलब ही क्या है? फिर सरकार भी डिनाई नहीं कर सकती, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ही क्या है? कई तरह की चीजें हो सकती, प्रोविजन हो सकता है किसी ने सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर दे इसको, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव असर्टिवनेस है इसमें, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ऑन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, ये आपने यदि आराम से यदि पढ़ा होगा आपने स्टेट लिस्ट के बारे में तो आपको पता है जेल संबंधित जो चीजें होती है, जेल से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। आसानी से आप सेकंड को सही उत्तर मानकर सही आंसर मान के आगे बढ़ेंगे। देखिए कितना इजी था। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसी के साथ साथ एक दो क्वेश्चंस और हैं बिगिनिंग में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं 2023 के प्रीलिम्स के, जिससे और कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाए। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे पूछा जा रहा है सॉल्व क्वेश्चंस टू द प्रीलिम्स में। पहला है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये देख लेते हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे ज्यादा आप कॉर्पोरेट में ज्यादा एक्टिव होती हैं, राइट। अब ये क्या कर रहा है? ओरिजिनली, ये क्या कर रहा है? असर्टिवनेस आ रहा है, असर्टिवनेस है इसमें। It means that this is the wrong statement. Okay. Second, in an small self-help groups, all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes. अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सभी लोग एक दूसरे का जिम्मेदारी लेंगे, तो ये इसको असर्टिवनेस तो है, बट इसमें क्या है? पॉजिटिव असर्टिवनेस है, नेगेटिव असर्टिवनेस नहीं है। इट मीन्स दैट दिस इज द राइट स्टेटमेंट, सेकेंड वन। तीसरा क्या है? द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजी। बिल्कुल अच्छी बात है। एसएचजी के बारे में पूछ रहा है एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। मैंने बताया था आपको पॉजिटिव का क्या ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढना है, एंड दिस स्टेटमेंट गिव्स यू द वेरी पॉजिटिव सेंस। इट मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो द राइट वन। तो ओनली 2 आपके सही हो जाएंगे इसमें। देखिए कितना इजी था ये क्वेश्चन। यदि आपने इस टूल से इस तरीके के टेक्निक से अंडरस्टैंड करना शुरू किया तो इस बार के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस तो नए होंगे, लेकिन इसके पीछे का जो डिस्ट्रैक्टर होता है, उसके पीछे का जो एग्जामिनर का माइंडसेट और मैकेनिज्म होता है क्वेश्चन को फ्रेम करने का, वो दोस्तों सेम होता है लगभग हर साल।
थोड़ा सा 19-20 कभी कभी अप डाउन होता है, लेकिन उससे आपको क्या मतलब है, आपको तो कट ऑफ क्लियर करना है, प्रीलिम्स निकाल के मेंस लिखना है, राइट। प्रीलिम्स से तो आपका मेरिट बनना नहीं है रैंक में, आपका मेरिट बनेगा मेंस के नंबर से। तो प्रीलिम्स किसी तरीके से बस कट ऑफ क्लियर करना है, इसलिए जरूरी है इन सारे टूल्स पे एक पकड़ बना लीजिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए। और इसी के साथ साथ ये मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। ये ग्रीन में जो है दिस क्वेश्चन इज फॉर योर प्रैक्टिस, इन सबों में ये जो होगा रूल अप्लाई करेगा, या जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिया है इससे क्या हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती चली जाएगी। फिर से मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलता हूं, डिफरेंट क्वेश्चंस एंड डिफरेंट टूल्स के साथ। क्वेश्चंस होंगे आपके यूपीएससी पीवाईक्यू के, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहे। थैंक यू, फिर मिलते हैं, जय हिंद।